हेलो स्टूडेंट, आइए पढ़ते हैं अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड से चैप्टर 4 सांवले सपनों की याद, जिसके लेखक हैं जाबिर हुसैन। पहले इनका जीवन परिचय पढ़ लेते हैं हम। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में गांव नौनही राजगीर, जिला नालंदा, बिहार में हुआ। वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। सन 1995 में बिहार विधान परिषद के सभापति भी। स्टूडेंट, इसमें जो महत्वपूर्ण सन दिया हुआ है उसे याद रखिएगा और अंडरलाइन भी कीजिएगा। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते थे, अर्थात इनकी लेखनी तीनों भाषाओं में होती थी और तीनों भाषाएं इनकी बहुत ही प्रगाढ़ थी। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे है डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोंगा, एक नदी रेत भरी प्रमुख है। अपने लंबे राजनैतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तित्वों पर लिखी गई उनकी डायरियां चर्चित प्रशंसित हुईं। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है जो अपनी प्रस्तुति, शैली और शिल्प में नवीन है, अर्थात नई है। प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सलीम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। सलीम अली की मृत्यु के उपरांत दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सलीम अली का स्मरण यानी याद करते हुए लेखक ने उनकी व्यक्तिचित्र प्रस्तुत किया है, अर्थात उनके व्यक्तित्व को अपनी लेखनी में उतारा है। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छू लेती है। आइए अब हम चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम सांवले सपनों की याद। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। अग्रसर यानी बढ़ता हुआ। चूँकि ये संस्मरण है याद पे निर्भर, जो पक्षी विज्ञानी थे, लेखक यहाँ पर उनको याद करके लिख रहा है, तो उनके अंतिम क्षणों को बहुत ही सुनहरे शब्दबंदों में बांध करके लेखक कहता है कि सुनहरे परिंदों ने खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है, अर्थात अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सलीम अली, अर्थात सलीम अली अपने अंतिम यात्रा पर हैं। अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतरहीन सफ़र का बोझ उठाए, लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। भिन्न यानी अलग है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सलीम अली का यह आखिरी पलायन है। पलायन अर्थात छोड़ देना या निकल जाना। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा है, अर्थात अपने संपूर्ण जीवन को जीने के बाद अब उनकी आत्मा जो है वो परमात्मा में विलीन हो गई है। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकता है। यहाँ पर लेखक कहता है कि अगर हम उन्हें जिंदा भी करना चाहें, अपनी सांसें भी देना चाहें कि वो दोबारा से उन पक्षियों के बारे में जान सके, गा सके, बता सके, तो अब यह दोबारा कहाँ संभव है। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सलीम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। यह उनकी भूल है, ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और
आबशाहों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। अर्थात ईश्वर ने जिस वस्तु को संसार के निमित्त बनाया है, उसे व्यक्ति उसी नज़रिए से देखे तभी उसकी खूबसूरती नज़र आती है। परंतु यहाँ पर इंसान हर एक वस्तु को, प्राकृतिक की चीज़ों को भी अपने नज़रिए से देखता है। उसमें सिर्फ वो अपने लाभ और हानि के बारे में सोचता है और उसी तरीके से उसका इस्तेमाल भी करता है। कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। सोता महसूस करना यानी जो पानी का बहाव होता है, उसके लिए कहा गया है। एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। उबड़ खाबड़ यानी कि पशु पक्षियों को जिन्हें लोग कुछ भी नहीं समझते हैं, उनके बारे में सोचना नहीं चाहते हैं, परंतु सालिम अली ने अनायास ही उनकी तरफ सभी लोगों का ध्यान आकर्षित कर दिया। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। अब माखन भरे भांडे फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देता है। कहने का ये तात्पर्य है कि कृष्ण राज्य में ये सारी क्रियाएं कब हुई थी ये किसी को मालूम नहीं है, परंतु वहां जाने के बाद नदी का सांवला पानी देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि सचमुच में ये सारी घटनाएं यहीं पर घटित हुई होंगी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है, तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देता होगा, तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? अर्थात वृंदावन श्री कृष्ण को ही समर्पित है। वहाँ का कण-कण श्री कृष्ण को पुकारता रहता है और वहाँ के कण-कण में श्री कृष्ण बसे हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे वहाँ आए दिन रासलीला भी होती है और बंसी भी श्री कृष्ण की बजती है और लोगों के मन मस्तिष्क में वही वास भी रहता है। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तराशने से पहले एक नज़र कामचोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए। मिथकों यानी झूठों की दुनिया में, मिथक यानी झूठा, कामचोर अर्थात काम से जी चुराने वाला पर डाली जाए, जिसे हम सलीम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को शती तक पहुंचाने में थोड़े ही दिन तो बचे थे, यानी अब यहाँ पर जो कि सलीम अली पक्षियों के ऊपर सर्च कर रहे थे, उनके बारे में जानना चाहते थे और कोई धुन उन्हें नहीं था, इसीलिए लोग उन्हें बेकार समझते थे, कामचोर समझते थे। उम्र के को शती तक यानी एक उम्र के आखिरी पड़ाव तक पहुंचने में कुछ ही दिन बचे रहे होंगे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बन गई हो। बच्चों, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि लेखक ने कृष्ण की बांसुरी के बारे में क्यों बताया है, वृंदावन के बारे में क्यों बताया है, सलीम अली को कौन सी बीमारी थी, वो किस काम पर, किस विषय पर काम कर रहे थे, किन के बारे में जानने की उनकी उत्सुकता थी आदि, और उनके बीमारी का कारण क्या बना। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सलीम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। उन जैसा वर्ड वॉचर ही कोई हुआ हो,
वर्ड वाचर यानी जो पक्षियों के बारे में विचार करता हो और उनकी दुनिया को एक अलग रूप में स्थापित करता हो, उसे वर्ड वाचर कहते हैं। लेकिन एकांत क्षणों में सलीम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। कुछ क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों को कुछ कुछ ऐसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सलीम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। पसरी यानी फैली थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी अर्थात बनाई थी। अर्थात कहने का ये तात्पर्य है कि जितनी भी प्रकृति प्रदत्त की वस्तुएं थे, सलीम अली उनका उत्साह से स्वागत करते थे और उसमें अपने आप को बिल्कुल सम्मिलित कर देते थे, शामिल कर देते थे। उन्होंने पूरे प्रकृति को ऐसा प्रतीत होता था जैसे उस प्रकृति को उन्होंने अपने अनुरूप बनाया हो। जैसा वो चाहते थे वैसा वो अपने लिए प्रकृति को गढ़ लेते थे और बना लेते थे। आगे देखते हैं। उनकी जीवन साथी तहमीना काफ़ी मदद पहुंचाई थी। उनके जीवन साथी का नाम था तहमीना। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। सहपाठी अर्थात साथ पढ़ने वाले यानी क्लासमेट। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सलीम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंके से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। अर्थात उन्हें भी प्रकृति से लगाव था और मालूम हो जाता था कि किस प्रकार से प्रकृति इस बार अपना प्रभाव डालेगी। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सलीम अली ने उनके सामने रखा, उससे उनकी आंखें नम कर दी। आज सलीम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं हैं। कौन बचा रहा है जो अब सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा, अर्थात उनकी देखभाल करेगा? क्योंकि यहाँ पर लेखक बताया है कि जो प्रकृति प्रेमी थे वो तो अब नहीं रहे। अब जो इनकी दुर्दशा हो रही है, जो प्रकृति हमारी क्षीण हो रही है, उनकी देखभाल कौन करेगा? सलीम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। मुझे याद आ गया, D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखें। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती हैं, लेकिन उन्होंने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे ज़्यादा। यानी वो भी पक्षी विज्ञानी थे। और उनकी पत्नी ने कहा कि मेरे लिए उनके बारे में कुछ भी कहना या कुछ भी बताना संभव नहीं होगा, क्योंकि वो ज्ञान के अपार सागर थे जो प्रकृति से अत्यंत प्रेम करते थे, पक्षियों से अत्यंत प्रेम करते थे। मुझसे शायद ज़्यादा मेरे छत पर बैठने वाली गौरैया उनके बारे में मुझसे अच्छे तरीके से जानती होगी। आगे बताती हैं, वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उनके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना, यानी अपने पति के अनुभवों को शब्दों में बांध करके लोगों के सामने प्रस्तुत करना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उनके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। जटिल प्राणियों के लिए सलीम अली हमेशा एक पहेली बने रहे। और जटिल प्राणी अर्थात जो प्रकृति के नज़दीक न रहे हों, जो प्रकृति को समझते न रहे हों, जो अपने आप में ही गूढ़ रहे हों, उनके लिए सलीम अली एक पहेली यानी बुझनी से कम नहीं थे। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीले
कंड की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। जिस प्रकार लॉरेंस पक्षी विज्ञानी थे, उसी प्रकार सालिम अली भी उनके पदचिह्नों पर चल पड़े थे और नैसर्गिकता से जिंदगी जीने के नए नए प्रतिमान स्थापित कर रहे थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय, एक टापू अर्थात सुनसान इलाका बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है, यायावरी यानी घुमक्कड़ी स्वभाव, पक्षियों को ढूंढना, उनके बारे में जानना, नई नई जानकारियाँ इकट्ठा करना, कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं, यानी उन्हें ढूंढने ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं, सलीम अली तुम लौटोगे ना। यहाँ पर लेखक जो है वो सलीम अली के जीवन के बारे में, उनके पक्षी प्रेम के बारे में अपने विचारों और भावों को व्यक्त करता है और कहता है कि जिस प्रकार प्रकृति हमें अपनी समस्त वस्तुओं देकर के सुख सुविधा प्रदान करती है, उसी प्रकार हमें प्रकृति का भी देखभाल करना चाहिए। जैसे मानव जाति को ईश्वर ने बनाया है, वैसे ही पशु पक्षियों को भी ईश्वर ने बनाया है। अगर हम उन्हें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते तो उन्हें नुकसान पहुंचाने का भी हमारा कोई अधिकार नहीं है। आशा है स्टूडेंट आपको चैप्टर समझ में आया होगा। धन्यवाद।